नमस्कार मित्रों, आज के इस 9वें अंक में आप सबका स्वागत है। हम भारत के लोग के श्रृंखला में हरीश सिंह जी आ चुके हैं, वेव कर रहे हैं, उनका स्वागत है। पाँच बज रहा है, धीरे धीरे लोग अब आएंगे क्योंकि लोगों की एक आदत बनती जा रही है इस लाइव प्रोग्राम को देखने की, सुनने की और अपनी प्रतिक्रिया देने की। प्रभात विक्रम सिंह जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। जो भी मित्र आ गए हैं सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी। पंकज शुक्ला जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत है। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल तत्व है, उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये चर्चा आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि विकास नारायण उपाध्याय जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आज की चर्चा इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाती है कि संवैधानिक इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी आ गए हैं, विकास नारायण उपाध्याय जी आ गए हैं, हरि राव जी आ गए हैं। संवैधानिक इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है और वह है केशवानंद भारती जी का। केरल के रहे हैं और कल उनका देहांत हो गया है। संविधान के जितने अब तक सुप्रीम कोर्ट में केसेस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, उसमें केशवानंद भारती जी का जो केस है उससे बड़ा केस आज तक नहीं हुआ है। 13 जजेस की बेंच बैठी है उस पर फैसला देने के लिए, और जो फैसला है वह संवैधानिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। थोड़ी नेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से। अरुण चौबे जी आ गए हैं,
कौशेन सिंह आ गए हैं, सबका स्वागत है। तो जो लोग अभी अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने, अजय खंडेलवाल जी आ गए हैं, सुरेश चंद्र कौशिक जी आ गए हैं। सुरेश चंद्र कौशिक जी ने पूछा है कि आप वामपंथी दल हैं या अन्य। मेरा परिचय पूछने की कोशिश की है तो मैं बता दूं कि मैं एक भारत का नागरिक हूं। इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक बड़ा जीवंत शरीर है तो उसका एक जीवंत अंग हूँ, एक पहचान ये हो सकती है। और चूँकि आपने ये जानना चाहा कि मैं वामपंथी दल हूँ या अन्य, तो एक मेरे 2 पद हैं, शायद और लोगों को भी मुझे समझने में इससे आसानी हो कि देश धरा का एक मोहरा हूँ मैं, देश धरा का एक मोहरा हूँ मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूँ मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। सुप्रकाश लाहिरी जी आ गए हैं, सुनील अस्थाना जी आ गए हैं, सबका स्वागत है। तो देश धरा का मोहरा हूँ मैं, सृष्टि का एक पत्ता हरा हूँ मैं। अजनबी न बनो ऐ दोस्त मेरे, तेरे आईने के अंदर का चेहरा हूँ मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। तुम कहोगे सुबह का कोहरा हूँ मैं, आज की आवाज़ से बहरा हूँ मैं। देखो मुझे फिर से करीब से देखो, शायद तुम्हारा ही कोई घाव गहरा हूँ मैं। तो संजय पांडे जी ने कमेंट भी किया, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जो भी कर रहा हूँ, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 7 लाख लोगों ने, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में या तो फांसी के फंदे पे झूले गाते हुए और या गोलियां खाईं, उनके जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए क्या करना है, क्योंकि उन्होंने तो भगीरथ की तरह से तपस्या करके आज़ादी दिला दी हमें, लेकिन उस आज़ादी को अभी जन जन तक नहीं गया है। आप गांव में जाकर के लोकतंत्र, आज़ादी, संविधान जैसे शब्दों का इस्तेमाल करिए तो 99% लोग जानते ही नहीं हैं। तो आज़ादी की गंगा जन जन तक नहीं गई, शहीदों के सपनों की गंगा जन जन तक नहीं गई। उसी को ले जाने के लिए भगीरथ की तरह से तपस्या कर रहा हूँ। मेरा वाम या दक्षिण किसी से कोई संबंध नहीं है। भारत का संविधान जो उनके सपनों का कलश है और जो 130 करोड़ लोगों की सामूहिक आवाज़ है, जो वो दस्तावेज़ है जो सत्ता जनता को देती है, उसी के एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। बस यही मेरी पहचान है। आज चूँकि केशवानंद भारती जी को हम लोग याद कर रहे हैं, कल जिनका देहावसान हुआ है, तो मैं बता रहा था कि केशवानंद भारती जी का केस 70वें के दशक में हुआ, 72-73 के आसपास। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दी थी कि सरकारें संविधान के जो मूलभूत रूप हैं उसको परिवर्तित नहीं कर सकती। केशवानंद भारती जी का जो ये पिटीशन था, उसमें अब तक की सबसे बड़ी बेंच, 13 जजेस की बेंच बनाई गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये फैसला हुआ
केशवानंद भारती जी की बात को माना गया और ये फैसला हुआ कि कोई सरकार संविधान के जो मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर, मूलभूत तत्व हैं, उनको परिवर्तित नहीं कर सकती। वह एक लैंडमार्क जजमेंट है और जिसकी वजह से उस समय इंदिरा गांधी ने बहुत कोशिश की कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किया जाए, लेकिन वो जजमेंट के बाद सारा कुछ बदल गया। इंदिरा गांधी इतनी मेजॉरिटी के बाद इमरजेंसी के दौरान भी मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर पाई। तमाम सारे परिवर्तन किए लेकिन मूलभूत ढांचा नहीं बदल पाई, और बाद में जो उन्होंने संविधान में ऐसे परिवर्तन किए थे जो अनुचित थे, उसको बाद में इसी फैसले के आधार पर कि कहीं ना कहीं ये प्रोविजंस मूलभूत ढांचे में छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको हटा भी दिया। लेकिन बहुत इस फैसले का बहस किसने किया था? रानी पालकीवाला ने। रानी पालकीवाला का संविधान के बचाने में और संविधान की गरिमा को अक्षुण्ण रखने में बहुत सारे केसेस में 70 के दशक में जो उन्होंने किए हैं वो लैंडमार्क हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के जनतंत्र की गरिमा मजबूत हुई है, जनतंत्र मजबूत हुआ है। तो ऐसे केशवानंद भारती जी का, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा है संवैधानिक जो कोर्ट में केसेस गए हैं उनके इतिहास में, तो उनको हम लोग आज याद कर रहे हैं, उनको हम लोग नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और उनकी आत्मा इस देश के 130 करोड़ लोगों की श्रद्धांजलि लेकर के स्वर्ग में जाए। उन्होंने वाकई इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए बहुत काम किया है। उनका नाम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में अमर रहेगा। तो आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे देश की तरफ से हम लोग केशवानंद भारती जी को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। वो जजमेंट ऐसा नहीं कि यूनानिमस रहा हो। 13 जजेस में से 6 उसके विरोध में थे और 7 इस फैसले के पक्ष में थे। एक मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। सीकरी साहब चीफ जस्टिस थे उस समय, आपको इतिहास याद होगा। संजय पांडे जी कह रहे हैं भारती जी को नमन, निश्चित रूप से हम सब की तरफ से नमन। आपको उस समय का इतिहास याद होगा कि उसी फैसले की वजह से इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि यह फैसला इस तरह से ना हो, मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर जैसी चीज़ संविधान में ना मानी जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं। बाबा कानपुरी जी आ गए हैं और लिख रहे हैं पांडे जी का बहुत बहुत स्वागत। महेश प्रसाद शर्मा जी आ गए हैं। तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि ये फैसला सरकार के पक्ष में हो। सरकार चाहती थी कि संसद सुप्रीम है, वो कुछ भी कर सकती है, अधिनायकवाद भी ला सकती है, डेमोक्रेसी को भी ख़त्म कर सकती है, जो चाहे सो कर लेगा। लेकिन 7 जजेस ने उस इंदिरा गांधी के तमाम दबावों के बावजूद जनतंत्र के पक्ष में फैसला दिया, संविधान के पक्ष में फैसला दिया, जिसकी वजह से आज हमारा संविधान अक्षुण्ण है। तो सीकरी जी को जब उनका रिटायर हुए तो उनके साथ जो और 6 जजेस थे जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया था, जब अगला सुप्रीम कोर्ट का जज होने का मौका आया तो उन तीनों को नहीं बनाया गया, और जिसने विरोध में फैसला दिया था वो जो सीनियर मोस्ट थे उनको बनाया गया। उसके बाद 3 जजेस ने उस समय, क्योंकि इग्नोर हुए थे, सीनियर मोस्ट होने के बावजूद नहीं उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, उन्होंने उस समय रिज़ाइन किया था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जजेस ने भी कुर्बानी दी है। अपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पद की इच्छा न रखते हुए
जो इस देश की आवश्यकता थी वह किया। उस समय के कठिन दौर में उन्होंने लोकतंत्र की और संविधान की पताका को बहुत ऊंचा रखा। तो उनको उन जजेस को नमन करते हुए, सातों जजेस को, सीकरी साहब को नमन करते हुए, पालकी वाला साहब को नमन करते हुए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। संजय पुरुषार्थी जी आ गए हैं। उन्होंने लिखा कि भारती जी के प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ओम शांति। नवीन जोशी जी आ गए हैं। आप सब की जो श्रद्धांजलि है वो ज़रूर केशवानंद भारती जी तक पहुंच रही होगी। वो संवैधानिक लेजिस्लेशन में और संवैधानिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में सबसे बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। और आज हम कितने भी संकट आए या कितनी भी विचारधाराओं का संकट आए, हम निश्चिंत हैं कि हमारा संविधान है और हमारा संविधान अब बहुत मजबूत है, कोई उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक चुनाव होगा, संसदीय प्रणाली रहेगी, गणराज्य रहेगा, जनता का राज्य रहेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रहेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता रहेगी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। फंडामेंटल राइट को अगर कोई चेंज करना, वो मूलभूत ढांचे में है, अगर कोई चेंज करना चाहे कोई सरकार तो नहीं कर सकती है। कितनी मेजॉरिटी हो, 500 से ऊपर सीटें पा करके कोई आ जाए, लेकिन अगर कोई चाहे कि फंडामेंटल राइट्स को आपसे ले ले, वो नहीं ले सकता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता, ये सब चीज़ें हैं जिनको कि कोई सरकार, ये हम भारत के लोगों का अधिकार है और ये संविधान हम भारत के लोगों ने बनाया है। तो हम भारत के लोगों की जो सुप्रीमेसी है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। हर नागरिक की बराबर गरिमा है और समता है। ये जो हम भारत के लोगों ने ये अपने को अधिकार दिया है, इसको कोई हमारा चुना हुआ है कोई प्रतिनिधि या प्रतिनिधि समूह हमसे छीनना चाहे तो वो नहीं हो सकता। यह सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है। कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 3 चीज़ें हर नागरिक को ज़रूर जानना चाहिए। संविधान का ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कोई सरकार नहीं हटा सकती। वो नॉन जुडिशिएबल भले है, लेकिन संविधान का वो मुख्य अंग है, वो एक डायरेक्शन है कि सरकारों को कैसे काम करना चाहिए, वो भी नहीं हटाया जा सकता। तो ये फिर जो हर नागरिक का कानूनी जो अपने किसी हित के अगर वो होता है, अपहरण होता है या उसका कोई लेने की कोशिश करता, तो कोर्ट में जाने का अधिकार, कोर्ट हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा, वो कोई नहीं हमसे छीन सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हमने केशवानंद भारती जी को याद किया। वह आज हमारी उनके जाने पर एक कमी रह गई है, लेकिन उनका जो योगदान है वह हम भारत के लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। अब आते हैं हम आज मानवाधिकार पर और फंडामेंटल राइट्स पर। मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट्स दोनों करीब करीब एक ही चीज़ें हैं। और सबसे पहले 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस में सारे देशों के प्रतिनिधियों ने
एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पास किया, सार्वभौमिक डिक्लेरेशन मानवाधिकारों का। ये पूरे दुनिया में, ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ये माहौल बन रहा था कि व्यक्ति, इस धरती पर जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको नैसर्गिक नेचुरल अधिकार हैं। उन्हीं अधिकारों को, और हर व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स या सार्वभौमिक ये डिक्लेरेशन मानवाधिकारों का 10 दिसंबर 1948 को हुआ। ज़्यादातर देशों ने दुनिया के इनको अपने संविधान में लागू किया, क्योंकि ज़्यादातर देश 40-50 के दशक में स्वतंत्र हुए। 160 से ज़्यादा देश स्वतंत्र हुए। सब ने फंडामेंटल राइट्स अपने अपने संविधानों में लागू किया। भारत का संविधान उसी समय बन रहा था, इसलिए उसके मूलभूत जो सिद्धांत हैं, वैसे उसमें तो करीब करीब 20 आर्टिकल्स हैं, लेकिन उसके जो मूलभूत बातें हैं उसको अपने संविधान में फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया। फंडामेंटल राइट्स को 7 कैटेगरी में रखा जा सकता है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, किसी का कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। राइट टू प्रॉपर्टी भी जब संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया था, संपत्ति रखने का अधिकार। लेकिन केशवानंद भारती जी के केस के पहले ही राइट टू प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट करके डिलीट कर दिया था और उसे लीगल राइट में रख दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आपका वो लीगल राइट है। रवि भोखले जी बोडखे जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, लेकिन हमारा लीगल राइट है, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार आपका है। राइट टू प्रॉपर्टी शायद इसलिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से हटाया गया कि तमाम सारे जो गरीबों को ज़मीन देने के लिए और सीलिंग लगाने के लिए वो लेना था, तो अगर ये रहता तो शायद लैंड सीलिंग और ये सब नहीं होता, ज़मीन लोग और ज़्यादा अपने अपने नाम रखते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाने के बाद भी जो लीगल राइट है उसके वजह से और तमाम सरकारों के और बड़े बड़े पूंजीपतियों की मिली भगत की वजह से बड़े बड़े लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। कारपोरेट हाउसेस के पास सीलिंग नहीं है ज़मीन रखने की, उनके पास बहुत है, कहीं कहीं बेनामी है, तो जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बढ़ता जा रहा है इसको डिलीट करने के बाद भी। ये खतरनाक ट्रेंड है। लेकिन अब राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का रखने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। और 7वां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अगर हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं, हमें कोर्ट में जाने का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा कर के रिट्स दाखिल कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये 7 राइट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। लक्ष्मी मिश्रा जी आ गए हैं, स्वागत है लक्ष्मी जी। इसमें कल जैसा कि हमने चर्चा किया था, हो सकता है कुछ लोगों ने कल ना सुना हो, तो इसलिए इतना ज़रूर बता देना है कि जो मानवाधिकार हैं और फंडामेंटल राइट्स से मौलिक अधिकार हैं, ये दोनों लगभग समान हैं।
और भारत सरकार ने मानवाधिकार एक्ट पास किया, जिसके तहत ये ताकि पूरे देश में लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, और अलग से स्पेशलाइज्ड कमीशंस बनाए गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन केंद्र सरकार ने भी बनाया और हर राज्य को मैंडेटरी किया गया कि ह्यूमन राइट कमीशन बनेगा, और अगर किसी का मानवाधिकार का हनन होता है तो वो उसमें एप्लीकेशन दे सकता है। बड़ी अच्छी पहल थी, लेकिन और मानवाधिकार और फंडामेंटल राइट्स दोनों लगभग एक ही चीज़ें हैं। ये सब मैंने कल बताया था। एक दो चीज़ें उस जो ह्यूमन राइट्स में है वो एक्स्ट्रा हैं, जैसे जो यूएन जो मानवाधिकार हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स और यूएन कन्वेंशंस जो पूरे देशों के यूनाइटेड नेशंस में मीटिंग हुई, कन्वेंशंस हुए, उसमें जो बातें उन्होंने नए उन डिक्लेरेशन के अलावा जो नई बातें कहीं वो भी मानवाधिकार में शामिल होते चले गए। जैसे ये भी है कि किसी भी व्यक्ति का कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में या जेल में प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। पुलिस जो 3rd डिग्री अडॉप्ट करती है वह नहीं किया जा सकता, लेकिन वो हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं, लेकिन मानवाधिकार में। तो ये बहुत अच्छी पहल थी। मानवाधिकार आयोग बनाए गए। कोई भी व्यक्ति स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि कोर्ट में जाएगा तो ज़्यादा उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, सीधे एक एप्लीकेशन के द्वारा मानवाधिकार आयोग तक जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब 99% लोग संविधान ही नहीं जानते, 99 से ज़्यादा % लोग भारत का संविधान ही नहीं जानते, तो फिर वो मानवाधिकार कैसे जानेंगे? क्योंकि मानवाधिकार या फंडामेंटल राइट्स उसका एक हिस्सा है। तो न वो मानवाधिकार जानते हैं, न वो संविधान जानते हैं। तो अगर कोई मानवाधिकार जानता ही नहीं कि हमारे ये अधिकार हैं, तो उसका जो हनन हो रहा है वो कैसे जानेंगे? उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे किसी अधिकार का हनन हो रहा है। तो ये दुर्भाग्य है कि न तो मानवाधिकार आयोगों ने, न किसी सरकार ने, केंद्र सरकार या राज्य सरकार ने पूरे अपने क्षेत्र के, पूरे देश के नागरिकों को यह बताने की कोशिश की। ये हमारा जो हम भारत के लोग अभियान है, पिछले 6 साल से जो हम लोग संविधान कथाएं पूरे देश में कह रहे हैं, जिसमें मानवाधिकार भी शामिल है, वो यही बताने के लिए है कि आप जब तक ये चीज़ें नहीं जानेंगे, तब तक अगर आपका शोषण भी होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, आप महसूस ही नहीं करेंगे। आप सोचेंगे ऐसा ही होता है। तो आप जागरूक रहिए, सजग रहिए। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन या शोषण हो रहा है तो आप उसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग जाइए, और आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मानवाधिकार को जानें, अपने अधिकारों को जानें, और उसका वायलेशन या हनन होने पर तुरंत कार्रवाई करें, चुप ना रहें। अगर सरकारें नहीं कर रही हैं तो हम ही लोगों का ये कर्तव्य है, जनता का ही ये कर्तव्य है। हम भारत के लोगों में जिनको ये पता है उन्हीं का कर्तव्य है कि जिनको नहीं पता है उनको बताएं। एक चेन रिएक्शन के रूप में यह होते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहला जो हमारा अधिकार है वह है समानता का अधिकार। भारत में जितने लोग हैं, हम भारत के लोग सब कानून की निगाह में, शासन की निगाह में, सत्ता की निगाह में, सत्ता तो खैर जनता के पास है, कानून की निगाह में और हमारे प्रतिनिधियों द्वारा चलाए जा रहे शासन की निगाह में सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं है, सब बराबर के गरिमामय हैं। तो कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। आज किसी बात पर
चर्चा के दौरान या एक मैसेज के दौरान जो सुल्तानपुर के इंग्लिश के प्रोफेसर हैं डिग्री कॉलेज के, धर्मपाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि इस देश के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो भी जनता के सेवक हैं। उनमें से कोई कोई तो कभी बोल भी देता है कि हम सेवक हैं या प्रधान सेवक हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं, सिविल सर्विसेज के लोग हैं, वह तो अपने को बिल्कुल भी सेवक नहीं मानते। जबकि चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जीक्यूटिव्स हों और चाहे लेजिस्लेटिव हों, सब सेवक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सेवक हैं। मैंने उनसे ये कहा कि आपने 2/3 बात कही है। पूरी बात यह है कि हमारे संविधान ने व्यवस्था के लिए 3 अंग रखे हैं। लेजिस्लेटिव, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि, संसद, विधानसभाएं और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये विधायिका है। यह भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए। तो हम भारत के लोगों के सेवक हैं। भले ही शासन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन वो सेवक ही हैं हम भारत के लोगों के। हम भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया है उसके वो एक अंग हैं। एक विशेष काम, एक विशेष दिशा में सेवा करने के लिए उनको रखा गया है। जो विधायिका के लोग हैं उनको हमसे राय लेकर के, हमारी आवाज़ को देखते हुए ऐसे कानून बनाने हैं कि जो देश हित में हों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा कर सके। जो लोक सेवक हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको सीधे सीधे वो तो सेवक ही सेवक हैं, नाम में ही सेवा जुड़ा हुआ। लेकिन जो जुडिशरी के लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस हैं, जो हाई कोर्ट के जस्टिसेस हैं, जो न्यायाधीश हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, वह भी हम भारत के लोगों के सेवक ही हैं। उनको न्यायिक सेवा देना है। बस अंतर यह है कि किसी को विधायिका की सेवा देना है, किसी को लोक सेवा देना है और किसी को न्यायिक सेवा देना है। सब के सब हम भारत के लोगों के सेवक हैं। इस मूल भावना को हर अंग को समझना होगा। कोई, हम भारत के लोगों से सुप्रीम नहीं, हम भारत के लोग ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा देश अकेला ऐसा, पंडित बालकृष्ण शास्त्री जी बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं, आदरणीय मार्कंडेय मिश्रा जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, धन्यवाद। तो हमारा संविधान हम भारत के लोगों का राज्य, गणराज्य घोषित करता है। अगर राज्य किसी के पास है तो जनता के पास है। बाकी सब फंक्शनल सेवक हैं, अलग अलग दिशाओं में सेवा करने के लिए वहाँ पर रखे गए हैं। विधायिका के लोग अब उस विधान बनाने में, हमारी आवाज़ को वहाँ पहुँचाने में सेवा कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। जो लोक सेवक हैं, क्योंकि स्पेशलाइज चाहिए तो इसलिए उनके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस की वजह से आते हैं। वो कैसे एग्ज़ाम होगा वो सब भी संविधान में लिखा हुआ है। किसी दिन चर्चा करेंगे कि कैसे पब्लिक सर्विस कमीशंस काम करेंगे, राज्यों के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे काम करेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल लिखी हुई हैं, कोई मनमाना नहीं कर सकता। राजकुमारी पांडे जी भी सुन रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। विवेक त्रिपाठी जी भी सुन रहे हैं। आज तो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, मेरा हौसला और बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जो धर्मपाल जी ने कहा कि विधायिका और लोक सेवक एग्जीक्यूटिव्स, जो IAS, PCS या सिविल सर्विसेज के लोग हैं, ये सेवक हैं, तो ये दोनों तो सेवक हैं ही। ये जो जुडिशरी के हमारे जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, चाहे हाई कोर्ट के, चाहे लोअर जुडिशरी के, वह सब भी हमें न्यायिक सेवा देने के लिए हैं। वह भी सेवक हैं। हम भारत के लोग ही सुप्रीम हैं। ये हमको मन में बड़े अच्छी तरह से भर लेना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब
इन जो तीनों विंग के लोग हैं जो अपने अपने स्पेशलाइज सेवा के लिए वहाँ हैं, उनको जनता, हम भारत के लोगों की सुप्रीमेसी को पहचानना चाहिए और यह इंश्योर करना चाहिए कि उनके आने जाने से जनता का रास्ता न रोका जाए, मालिक का रास्ता न रोका जाए। सत्ता जनता के हाथ में है, देश की बागडोर जनता के हाथ में है, हम भारत के लोग ही सुप्रीम हैं। तो जो जिसके हाथ में सत्ता है, जो देश की मालिक है, हम भारत के लोग, उनको उनका रास्ता रोक करके इन सेवकों को नहीं गुजारना चाहिए। यह सो मोटो उन लोगों को करना चाहिए। अगर वो लोग नहीं कर रहे हैं तो हमें इस बात को सुनिश्चित करना है, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे केशवानंद भारती जी ने किया, कि हम उन्हीं लोगों को वोट दें जो यह सुनिश्चित करें विधानसभा और लोकसभा में जा कर के कि अब जनता का रास्ता रोक करके वो नहीं खुद गुजरेंगे और न किसी सेवक को गुजरने देंगे। इसको सुनिश्चित करना, सुरक्षा बात दूसरी है, मैं ये नहीं कहता कि उनको सुरक्षा नहीं दी जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ी से चलें, एक गाड़ी की जगह पे आगे और पीछे सुरक्षा के लिए और एक्स्ट्रा गाड़ी भी रख लें, 3 गाड़ी रख लें, लेकिन सैकड़ों गाड़ियों का काफिला और घंटों 2 घंटों पहले से रास्ते का रोक देना सेवकों द्वारा मालिकों का, ये शोभा नहीं देता। ये शोभा क्या, यह असंवैधानिक है, यह जनता के साथ अन्याय है, वह उसके अधिकारों का हनन है। उसको आने जाने का हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यह धर्मपाल सिंह जी का जो प्रश्न आया था या जो चर्चा आई थी, उसमें मैंने जो उनको तथ्यों से वाकिफ़ कराया वह आप लोगों को भी, आप लोगों के सामने मैंने रखा। अब पहला जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी, सॉरी, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, उस पर चर्चा कर रहे थे कि कानून के समक्ष हम सब बराबर हैं। एक चीज़ और हम कहीं भूल न जाएं, इसलिए आपसे इस समय याद आ गया है तो कह देते हैं कि मैं पिछले 35-40 साल से पूरे देश में जुगनुओं की तलाश कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जो निस्वार्थ भाव से जाति धर्म इन सब से ऊपर उठकर हर व्यक्ति को हम भारत के लोग के टर्म में देखते हुए उनकी सेवा कर रहे हैं। पूरे देश में जहाँ जहाँ रहा ऐसे लोगों को ढूंढता रहा और जोड़ता रहा, जिसी के बाद वह गज़ल का शेर भी बना कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है, हर हाल में इस देश धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। बहुत सारे लोग मिले जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कल से मैं शुरू में 2-4 मिनट एक एक ऐसे जुगनू को जो निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव के हम भारत के लोगों को जो उनमें क्षमता है वह दे रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे किसानों के उत्थान के क्षेत्र में। अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें लोग अपने अपने तरह से काम कर रहे हैं। तो रोज़ प्रोग्राम के शुरू में एक ऐसे व्यक्ति को, जितने मेरे पास अब तक अपने आप मैंने ढूंढे हैं, एक एक करके सबको बताता जाऊंगा और उनका फ़ोन नंबर भी दूंगा कि आप भी संपर्क कर सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, आप उनके काम को समझ सकते हैं, जान सकते हैं और उसमें और अपना और सुझाव या योगदान दे सकते हैं। लेकिन आपकी निगाह में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, जुगनू मतलब जो अपने काम, जिसके काम चमक रहे हैं, जिसके काम बताते हैं कि वो क्या है, ऐसे स्पार्क वाले, ऐसे चमक वाले लोगों को अगर आपके निगाह में कोई है
तो उसे बताइए, उसके बारे में बताइए, फ़ोन नंबर दीजिए, मैं बात कर लूँगा। या आपके पास जो जानकारी है वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर बताइए, या आप खुद किसी एक दिशा में विशेष रूप से काम कर रहे हैं बिना किसी भेदभाव के, निस्वार्थ भाव से, संवैधानिक आचरण के अनुसार, तो बताइए। तो आपके बारे में, हम आपके काम के बारे में बताएंगे। शशि प्रकाश सिंह जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है, कल से ही ये भी प्रोग्राम रहेगा ताकि हम लोगों का जो प्रोग्राम है ये और सकारात्मक हो, अच्छाई फैले। अच्छाई भी बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि बुराई इन्फेक्शस होती है, इन्फेक्शन की तरह से बुराई फैलती है, लेकिन अच्छाई उससे भी ज़्यादा इन्फेक्शस है। अगर हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में एक अच्छा करने की इच्छा पैदा होती है। इतने लोग जो देख रहे हैं उनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इसलिए देख रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा देख रहे हैं। और ये फेसबुक लाइव के माध्यम से ये प्रोग्राम करने का इसलिए और किया गया कि मीडिया, आजकल मीडिया तो आप जानते हैं कि टीआरपी के चक्कर में क्या क्या दिखाती है। अच्छी बातें, अच्छी ज़रूरी चीज़ें, मर्डरर्स को हाईलाइट किया जा रहा है। पहले पेज पे पहले 4-5 पेज पे वही सब खबरें रहती हैं, और कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तो चर्चा ही कभी नहीं मीडिया करता, और अगर करना भी है तो बहुत छोटे में, लास्ट में किसी पेज पे 2-4 लाइन में सिमटा देता है। जबकि होना उल्टा चाहिए। जो रोल मॉडल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे सकारात्मक व्यक्तित्वों के बारे में अगर मीडिया नहीं कर रहा है तो हम लोग करें। और मीडिया में अगर विज्ञापनों के द्वारा यही बातें कही जाएं तो कितना पैसा लगेगा। और हम भारत के लोग भारत के संविधान को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, अच्छाई को, जुगनुओं की बात जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके लिए इस सोशल मीडिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये ईश्वर की कृपा है कि हम लोग जिस 21वीं सदी में हैं वहाँ पर विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक आम आदमी सोशल मीडिया के द्वारा कम से कम पैसे में आज दुनिया भर में अपनी बात पहुंचा सकता है। तो हम लोग जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं इसके लिए विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों की बात जन जन तक पहुंच रही है। अच्छाई इन्फेक्शस है, आपको शायद विश्वास ना हो, ये अच्छाई का इतना असर होता है। अच्छाई देख करके करने का मन होता है। ज़्यादातर चीज़ें जो हम करते हैं कहीं ना कहीं देखा देखी करते हैं। अच्छाई की देखा देखी का कितना असर होता है उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देंगे। मूल अधिकारों पर तो चर्चा हो ही रही है, उसका भी आनंद लीजिए। और ये जो छोटे छोटे बीच में अंतर कथाएँ या एपिसोड्स आ रही हैं, ये भी बड़ा आनंद देने लायक हैं और कहीं ना कहीं हमको पॉजिटिविटी की तरफ मोटिवेट करती हैं। अगर प्रोग्राम ने इसी तरह से शेप लेता रहा और संविधान की कथाएं, संविधान की बातें ख़त्म होने लगी तो फिर इसमें कुछ और चीज़ें जोड़नी पड़ेगी कि ये लगातार सतत प्रक्रिया रहेगी जब तक आप लोग सुनते रहेंगे और मैं सुनाने लायक रहूँगा, यानी कि स्वस्थ रहूँगा या जीवित रहूँगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो अनवरत ये प्रोग्राम चलता रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। संविधान, इसीलिए इसका नाम हम भारत के लोग रखा गया। हम भारत के लोगों की बेहतरी के लिए जो कुछ कहा जा सकता है, जो कुछ सुना जा सकता है, जो कुछ बताया जा सकता है, जो कुछ ज़रूरी है वो आपके सुझाव भी लेते रहेंगे और उसी के अनुसार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये प्रोग्राम, मनीष चौबे जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। ये प्रोग्राम कभी बोझिल ना हो, कभी आपको ऐसा ना लगे कि इसमें कोई गलत बात कही जा रही है, कभी आपको ऐसा ना लगे कि व्यक्तिगत आलोचनाएं की जा रही हैं, उसका कोई मकसद नहीं है। हम हमेशा कहते हैं इट इज़ बेटर टू लाइट ए कैंडल देन कर्सिंग द डार्कनेस। किसी समय आज के हालात या आज से पहले भी जो हालात रहे हैं उनको ज़िंदगी भर हम कोसते रहें तो नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर रास्ता हल के बारे में चर्चा करें तो बदलना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर टू लाइट, दिया जलाना अंधेरे को कोसने से कहीं अच्छा है। इसीलिए हमारी बातचीत में आपको
आलोचना कहीं नहीं नज़र आएगी। हाँ, तथ्यों को समझने के लिए अगर कभी कुछ कहना पड़े 1-2 लाइन में, तो वह कहा जा सकता है, लेकिन वह आलोचना के लिए नहीं, संदर्भ के लिए बस। अन्यथा समस्याएं तो हम आप सब जानते हैं, उसका हल क्या है यह निकालना है। तो कीचड़ को मथने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए हम लोग कीचड़ मंथन इस प्रोग्राम में या हमारी पूरी ज़िंदगी में मैंने किसी से बातचीत में ऐसा नहीं किया है। हमेशा हल की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ ही ओरिएंटेड रहा हूँ। तो वह हम लोग चर्चा कर रहे थे। देवेंद्र चौधरी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। चर्चा कर रहे थे कि अच्छाई इन्फेक्शस होती है, अच्छा काम देख करके दूसरों को अच्छा काम करने की इच्छा होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण है। विवेकानंद त्रिपाठी जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। एक बार टोल पर जब गाड़ियां जब जाती हैं तो टोल टैक्स के लिए जो बोर्ड लगा रहता है, बैरियर्स, टोल के बूथ्स होते हैं, तो आप देखते होंगे कि उनके पास अगर कभी आपने 40 रुपए का टोल है, आपने 50 का नोट दिया और 10 रुपये चेंज उनके पास नहीं है, तो टॉफ़ी वगैरह देने लगते हैं कि चलो 50 रुपये, अगर 100 दिया तो 50 रुपये टोल है तो 50 रुपये की टॉफ़ी ले लीजिए। तो एक बार एक व्यक्ति जा रहा था अपनी गाड़ी से, उन्होंने देखा कि उन्होंने 100 रुपये दिया, हो सकता है टोल का 50 रुपये रेट रहा हो, तो और जो टोल वाला लड़का था उसने कहा कि 50 का चेंज नहीं है, क्या आपको टॉफ़ी दे दूं? तो उन्होंने कहा 50 का टॉफ़ी मैं लेके क्या करूंगा, तुम 100 रख लो और 50 रुपये जो पीछे वाली गाड़ी आ रही है इसका टोल ले लेना, इसका टोल मेरी तरफ से समझ लेना, उनसे मत लेना। देखिए बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। जो पीछे वाली गाड़ी आई तो वो जब पैसा देने लगे 50 रुपये, प्रभाकर मिश्रा जी ने कहा मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं है, नई जानकारी मिली। धन्यवाद प्रभाकर जी, आप आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा है भाभी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक होगी। हम लोगों की शुभकामनाएं सबकी। सुधाकर पांडे जी आ गए हैं। तो जो पीछे वाला व्यक्ति था, जब उसने 50 रुपये दिया उस टोल वाले को, तो उसने कहा कि आपका टोल तो आगे वाले दे चुके हैं, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि वो पीछे वाला व्यक्ति आगे चला गया कि चलो मेरा टोल तो उन्होंने दे दिया है, मुझे क्या करना है। उसने उस टोल बॉय से कहा, टोल लेने वाले लड़के से कहा कि ये पैसा तुम रख लो और जो मेरे पीछे गाड़ी आ रही है उसका ले लेना, उसका ये समझ लेना, उनसे मत लेना, उनके लिए मैं दे रहा हूँ। अगर मैं मेरे तरफ से नहीं ले रहे हो तो उनकी तरफ से ले लो। अनिल तिवारी जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो मज़े की बात यह है कि उस दिन रात तक सब लोगों ने अपने पीछे वाले का टोल दिया, कोई बिना टोल दिए नहीं चला गया कि मेरा आगे वाले ने दे दिया तो मैं क्यों दूं। तो अगर आपने भलाई की है तो वो इन्फेक्शस है, इन्फेक्शन की तरफ फैलती है, दूसरे लोग भी भलाई का सिलसिला चालू कर देते हैं। ये गलत धारणा लोगों के मन में बताई गई है कि बुराई इन्फेक्शस है। बुराई जितनी इन्फेक्शस है उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस भलाई है। भलाई करके तो देखिए, भलाई बहुत ज़्यादा फैलती है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि भलाई करते रहिए और उस भलाई का, जो बहुत ज़्यादा भलाई कर रहे हैं जीवन में निस्वार्थ भाव से, उनका रोज़ एक एक उदाहरण मैं देने की कोशिश करूँगा कल से। लगातार जब तक लोग इस तरह के आप लोग बताते रहेंगे और मेरे इतना मैंने लोगों के बारे में जाना है, जुड़ा है, तमाम सारे इस तरह के अच्छे काम करने वाले लोगों से पूरे देश में जुड़ा हुआ हूँ, उनके बारे में भी
2-2, 3-3 मिनट रोज़ बताता रहूँगा कि देखिए निस्वार्थ भाव से इस देश में काम करने वाले लोग अभी बहुत हैं। जुगनुओं को मैंने तो ज़िंदगी भर ढूंढा ही है, आपसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप जुगनुओं को, अगर आप खुद जुगनू हैं तो मुझे बताइए, और अगर आपने ढूंढा है, ढूंढ रहे हैं या आपको कोई मिले तो भी बताइएगा, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे ताकि लोगों को प्रेरणा मिले कि अच्छाई इन्फेक्शस है, अच्छाई फैलती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समानता के अधिकार पर। तो पहला अधिकार है समानता में भी ये धारा 14 से 18 तक, 14 to 18 तक हैं। उसमें 5 अंग हैं, उन 5 अंगों पर बता रहे हैं। पहला, कानून के समक्ष सब बराबर हैं। भारत के हर व्यक्ति कानून की निगाह में बराबर है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। प्रभाकर जी ने कहा कर्तव्य की बात कल परसों में हो। कर्तव्य की बात मैं कर चुका हूँ। आप पहले के मेरे जो वीडियोस के लिंक्स हैं उनको देख लीजिए। फिर भी अगर आप उनको देखने के बाद आप कुछ प्रश्न हैं आपके या किसी चीज़ को आप रिपीट करना चाहते हैं तो मैं वो भी करूँगा, क्योंकि समय अपने पास है। आप चतुरानंद ओझा जी भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है चतुरानंद जी। आप बड़े जुझारू व्यक्ति हैं। कल मैं आपसे फ़ोन पे बात भी करना चाह रहा था, नहीं हो पाई। आज प्रोग्राम के बाद फिर आपसे बात करेंगे, और या आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा जैसा भी संभव हो। तो प्रभाकर जी आप देख लीजिएगा वो प्रोग्राम जिसमें मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगर वो आपको संतुष्ट कर रहा हो तो ठीक है, आप उस पर अलग से चर्चा चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो पहला है कि कानून के समक्ष हर व्यक्ति बराबर है। दूसरा, धारा 15, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं कोई कर सकता। व्यवस्था में सब बराबर हैं, कानून की निगाह में सब बराबर हैं। तो धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, रोक है, कोई रोक नहीं कर सकता। तीसरा, लोक नियोजन या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता है। हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समानता ही रखना है, उसका उल्लंघन नहीं हो सकता। यह हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कोई इसमें भेदभाव नहीं कर सकता। हो सकता है इस पर आपके कुछ प्रश्न हों, मैं बहुत खुश होऊंगा, मुझे बड़ा आनंद आएगा अगर आप अपने प्रश्नों को लिख करके भेजें या मैसेज करें। हर प्रश्न पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। उसके लिए अगर मुझे स्टडी करना पड़ा तो मैं स्टडी कर करके बताऊँगा, लेकिन हर प्रश्न पर आपके चर्चा करूँगा। और उसके बाद ये भी कहूँगा कि मेरी बात को भी आप जब चाहें तब वेरीफाई कर लें, फैक्ट से, आजकल नेट से या किसी और विद्वान से जानकारी कर लें, लेकिन जानकारी जो भी आपको हो वो पुख्ता हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, और कोई सवाल हो, किसी तरह का सवाल हो, ज़रूर पूछिए। 17वां, धारा 17 संविधान की, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ये हमारे संविधान में ही कर दिया गया है कि जो समानता का अधिकार है तो फिर छुआछूत कैसे क्यों होना चाहिए। तो सबको बराबर करने के लिए छुआछूत की प्रथा को संविधान के मौलिक अधिकार में ही कह दिया गया कि जिनके प्रति हम छुआछूत रखते थे उनका ये मौलिक अधिकार है कि अब छुआछूत नहीं होगा, उनके साथ ये भेद नहीं किया जा सकता। और अगला 18वां है उपाधियों का अंत। पहले ब्रिटिश टाइम में ब्रिटिश क्वीन की तरह से तमाम सारी उपाधियां दी जाती थी, लॉर्ड और ये और वो। वह सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया कि हर व्यक्ति बराबर है। इस पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है, आप ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे।
तुकाराम वर्मा जी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आचार्य कृपलानी, उनकी वाइफ सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। आचार्य कृपलानी ने संविधान के समय भी, संविधान जब बन रहा था तब भी और बाद में भी, उनका एक विशेष अभियान था। क्योंकि बाद में जब पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये सारी उपाधियां देनी शुरू की गईं, तो आचार्य कृपलानी ने कहा जब उपाधियों का हमने अंत कर दिया है तो ये क्यों दिया जाता है। भारत सरकार को भी उपाधियां नहीं देना चाहिए। जब अब तक जो ब्रिटिश ज़माने में उपाधियां दी गईं उनको ख़त्म करने के लिए आपने ये प्रोविज़न बनाया संविधान में, धारा 18, कि अब उपाधियां नहीं होंगी, सब बराबर होंगे। तो ये पद्मश्री, पद्म विभूषण या ये जो भारत रत्न दिया जा रहा है ये भी नहीं दिया जाना चाहिए, ये असंवैधानिक है। तो सरकार ने इसको जस्टिफाई करने के लिए कहा कि ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है, इसको कोई अपने नाम के आगे लगा नहीं सकता। उपाधियां लोग अपने नाम के आगे लगाते थे। और अब तुकाराम जी ने लिखा है, बधाई लगता है लॉकडाउन में बाल नहीं कटाए, अब आप एक दार्शनिक के रूप में द्रष्टव्य हैं। बात सही है कि सैलून गया नहीं तो जैसा है वैसा पड़ा हुआ है। और कोई मैंने सहजता ही जीवन में अपनाने की कोशिश की है, सहज जीवन सहज विचार। तो कोई आर्टिफिशियलिटी है नहीं, न किसी विशेष रूप में दिखने की इच्छा है, जैसा ईश्वर ने बनाया है उसी का आनंद ले रहे हैं। तो आचार्य कृपलानी जी का ये बिल्कुल मुहिम था, ये उपाधियां बंद होनी चाहिए। तो क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे, आज़ादी की लड़ाई में इतना उनका योगदान रहा है, तो सरकार ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये हम सम्मान दे रहे हैं, ये उपाधि नहीं दे रहे हैं। और जिसको ये दिया जा रहा है वो अपने नाम के आगे इसको नहीं लगा सकता। किसी को पद्मश्री मिल गया तो ये नहीं कहेगा कि पद्मश्री फला फला, क्योंकि यह केवल सम्मान है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उनके परिचय में बाद में लिखा जा सकता है कि इनको ये सम्मान मिला, लेकिन वो अपने नाम के आगे उसे उपाधि के रूप में नहीं जोड़ सकते। जैसे आपने कोई डिग्री ली है, MBA, LLB, MBA, तो आप अपने नाम के आगे इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन भारत रत्न आगे पीछे नहीं जोड़ सकते। यहाँ तक तो ठीक था। जब जनता दल की सरकार आई इंदिरा गांधी के बाद 77 में, तो कृपलानी जी की आइडिया उन लोगों के मन में थी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में, तो उन्होंने ये उपाधियां देना बंद कर दिया। आपको याद होगा जितने दिन जनता दल की सरकार रही, किसी को भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण ये कुछ नहीं दिया गया। ये फिर जब इंदिरा गांधी आई सत्ता में, तब उन्होंने ये उपाधियों का सिलसिला शुरू किया। तो ये उपाधियों के सिलसिले में आचार्य कृपलानी जी, और ये एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसलिए ये आपके सामने मैंने रख दिया। विनय कृष्ण मिश्रा जी भी आ गए हैं, बड़ा आनंद है। तो ये रहा समानता का अधिकार, जिसके 5 धाराएं हैं, 14, 15, 16, 17, 18। 14 में कानून के सामने सब बराबर हैं। 15 में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म के आधार पर कोई विभेद नहीं हो सकता, ना न्याय के सामने ना व्यवस्था के द्वारा। 16वां पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सरकारी और अर्ध सरकारी या पब्लिक अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता। 17वां छुआछूत का अंत, उसके आधार पर हम भेद नहीं कर सकते। और 18वां उपाधियों का अंत। यह हम लोगों ने चर्चा की समानता के अधिकार पर।
तरुण यादव जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत तरुण जी। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। मैं किताबें खोल के बैठा हूँ ताकि एक अंग्रेजी की और अपनी संविधान वाली, ताकि बिल्कुल वही बता सकें जो है संविधान में, अपनी तरफ से कुछ जोड़ना घटाना नहीं है। और ये जागो गणराज्य जागो भी रखा हुआ हिंदी के लिए। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं धारा 19 से 22 तक। कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 19 to 22 में 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं हर नागरिक को। लेकिन जो समता का अधिकार है वह तो सबको है, लेकिन जो ये फ्रीडम है उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। कहा गया है ना कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस। आपको हाथ पैर चलाने का और पूरा मूवमेंट का पूरा अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन आप इस तरह से अपने को नहीं कर सकते कि हमारे नाक में चोट लग जाए या हमारे शरीर को चोट लग जाए। तो दूसरे का अहित ना हो, यह स्वतंत्रता का मूल स्वरूप है कि हमें स्वतंत्रता है, लेकिन उससे दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। वह दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, देश भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, प्रकृति भी हो सकती है। तो हमें स्वतंत्रता तभी तक है, हमें स्वतंत्रता तभी तक है और वहाँ तक है जहाँ दूसरे का अहित नहीं होता है। जहाँ दूसरे का अहित शुरू हो जाता है वहाँ हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इस बात को जब आप समझ लेंगे तो ये स्वतंत्रता के जो 6 पहलू हैं उनमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए वो आप खुद समझ लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी स्वतंत्रता गरिमामय है, लेकिन दूसरे की भी स्वतंत्रताएं गरिमामय है और दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये भावना जरूर समझ लेना चाहिए। तो 6 तरह की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमें बोलने का, अपने को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, पहला ये। दूसरा, फ्रीडम ऑफ असेंबली, हमें इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, समूह में हम इकट्ठे हो सकते हैं। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम एसोसिएशन बना सकते हैं, हम कोई संगठन बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। चौथा, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। वो जो मैं कह रहा था कि रिस्ट्रिक्शंस, तो एक रिस्ट्रिक्शन तो यही है कि देखिए कोरोना काल में मूवमेंट्स रोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे देश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए मूवमेंट्स रोका जा सकता है। वैसे आपको अनलिमिटेड अधिकार है कहीं भी आने जाने का देश में, लेकिन कभी कभी इसे रोकना पड़ सकता है, जैसे किसी महामारी से बचाने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो समता अनलिमिटेड है, लेकिन फ्रीडम पर कहीं ना कहीं नियंत्रण है, और वह जेन्युइन जब दूसरे का नुकसान होने लगे तभी हो सकता है। लेकिन कोई सरकार चाहे कि हम फ्रीडम को किसी को रोक देंगे, वो नहीं। वो सरकार की इच्छा है कि अब आपको ये फ्रीडम ना रहे, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ होगा, जो केशवानंद भारती केस कहता है नहीं किया जा सकता। आपके इन फ्रीडम्स को
कोई सरकार कभी नहीं रोक सकती, इसलिए कि मेरी इच्छा है। सरकार की ये तानाशाही नहीं कभी हो सकती कि हम चाहते हैं कि आपकी ये फ्रीडम ख़त्म कर दिया जाए, वो नहीं हो सकता। हाँ, जब किसी दूसरे नागरिक या कोई आपदा में ऐसा हो तब किया जा सकता है, मतलब विथ प्रॉपर जेन्युइन रीज़न और विथ प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन्स। हम भारत के लोग सब गरिमामय हैं, इसलिए मेरी स्वतंत्रता ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे गरिमामय भारत के लोग की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाऊं। यह बेसिक चीज़ है, को एग्जिस्टेंस भी है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, यह भी है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। कोई व्यक्ति, हम भारत का कोई व्यक्ति कहीं पर भी जा कर के रह सकता है, घर बना सकता है, सेटल हो सकता है कहीं भी पूरे देश में। इसके क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे कैसे, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। अगला है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। भारत के हर नागरिक को कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है। अब वहाँ यही रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि बशर्ते उसके लिए योग्यता होनी चाहिए। कोई भी प्रोफेशन करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा, उसके लिए वह योग्यता होनी चाहिए। योग्यता अनुसार वह कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है और उसके पास डिग्री है तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं कर सकता है। ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कोई व्यक्ति कर सकता है। योग्यता कंडीशन हो सकती है, लेकिन जात, धर्म, क्षेत्र, भाषा ये कंडीशन नहीं हो सकता, या लिंग, स्त्री है या पुरुष। राकेश शरण जी भी हैं सामने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश शरण जी। मिर्ज़ापुर और उस क्षेत्र में, सोनभद्र में संविधान की कथाएं और वहाँ संविधान के प्रचार प्रसार के लिए पिछले 6 साल से बिल्कुल समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो उनका बहुत स्वागत है। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, कोई भी ट्रेड कोई कर सकता है, और बिजनेस, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस जो भी उसका मन हो उसको कर सकता है। तो ये 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं संभावित, उस पर भी चर्चा करेंगे। और आप लोग ये भी बताइएगा लिख करके कि हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं 5 बजे से शुरू करते हैं, ये 6:15 तक ज़्यादा ठीक रहेगा या 6:30 तक? आपकी क्या सुनने की, और कब तक आप इसको देखना चाहते हैं, 5:30, 6:30 तक या 6:15 तक? एक दिन तो मैं घड़ी देखना भूल गया, तो और शाम जो हमारे आईफोन्स हैं उन्हीं से तो ये टेलीकास्ट कर रहे हैं, उनमें समय देख नहीं पाया, तो 7 बजे तक चलता रहा और मैं अपने में मगन रहा, आप लोगों ने भी नहीं टोका, तो 7 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग समय सीमा जो सबसे कन्वीनियंट आपको हो वो बता दीजिए। आज मैं 5:15, 6:15 और 6:30 के बीच में ख़त्म करने के सोचा है मैंने, लेकिन आपके मन में क्या उचित समय है वह आप ज़रूर बताइएगा। पूरा संवाद होता रहे, जैसे आप लोगों ने लिख कर सब बताते रह रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। गिरीश शर्मा जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है संविधान की जानकारी तो बहुत अच्छी आप दे रहे हैं सर, लेकिन संविधान और सरकारों को अमेंडमेंट करने की छूट जब तक मिली रहेगी तब तक कुछ भी संभव है, चाहे वो लोकहित में हो या अहित। ये आपका सवाल पहला तो ठीक है, लेकिन बाद में जो संशोधन करने की छूट मिली हुई है वह, उसके बारे में जो आपको ऑब्जर्वेशन है कि उसके द्वारा कुछ भी संभव, यही तो कुछ भी संभव नहीं है। संविधान में संशोधन
जो देश काल परिस्थिति के अनुसार है केवल वही किए जा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकती कोई भी सरकार। यही केशवानंद भारती का केस है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले केशवानंद भारती जी को इसीलिए याद किया गया, कल उनकी डेथ हो गई। उन्हीं की वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस की हिस्ट्री में वो फैसला आया 13 जजों का बेंच का कि सरकारें जो मूल ढांचा है संविधान का, जो चीज़ें हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई सरकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। या आपके मन में अगर कोई दुविधा या भ्रम हो तो निकाल दीजिए। संविधान के अलावा गवर्नमेंट ऑर्डर से बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे काम कर रही है जो कि नहीं होना चाहिए, ये सच है। तो उसके लिए संविधान दोषी नहीं है, उसके लिए हम दोषी हैं, हम भारत के लोग, क्योंकि हमने सच्चे प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि नहीं चुना है। जिस दिन हम सच्चे और अपने प्रतिनिधि चुनने लगेंगे उस दिन इस तरह के कानून पास ही नहीं हो पाएंगे। आज देश में जब कोई कानून पास होना होता है, कोई बिल पर बहस होती है या उस पर वोटिंग होती है, तो ये जो चाहे सांसद हों या विधायक हों, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। हम जब कोर्ट में एक वकील रखते हैं तो वो हमारा प्रतिनिधि होता है और हमसे ब्रीफ लेकर के हमारी बात को कोर्ट में कहता है। तो ये सब हमारे प्रतिनिधि हैं। हमने इनको अपना प्रतिनिधि, वोट देने का मतलब हम उनको प्रतिनिधि बना रहे हैं, अपनी सत्ता को उस अंश तक उनको दे रहे हैं कि तुम हमको रिप्रेजेंट करोगे वहाँ पर, चाहे वोट देते समय चाहे बोलते समय। तो कोई भी प्रतिनिधि, एमपी, एमएलए क्या वापस आकर किसी भी बिल पर बोलते समय या वोट देते समय आ करके आपसे पूछता है अपने क्षेत्र में लोगों से कि आपने मुझे चुना है, मैं आपका प्रतिनिधि हूँ, वहाँ क्या बोलूँ? क्योंकि आपने तो भौकाल देख करके और जिताऊपन देख करके और जाति धर्म देख करके और बड़े गाड़ियों के काफिले देख करके वोट दे दिया। अब उस करोड़ों रुपए खर्च करके वो जीत गया, तो वो व्यापार करने के अलावा, और वो तो व्यापार कर ही रहे हैं, वो जो वहाँ पे वोट देना विधानसभा या लोकसभा में या किसी बिल पर अपनी बात करना, आपसे पूछ कर कहने के जगह पर वो किसी पार्टी हेड या पार्टी के आका के गुलाम हो जाते हैं। पार्टी का डिक्टेटरशिप हो जाता है, पार्टी लाइन उनको टो करना पड़ता है। अगर जो पार्टी कहती है भले ही आपकी इच्छा के विरुद्ध हो तो उसको करना पड़ता है, तो फिर आपके प्रतिनिधि कैसे? इसलिए संविधान सभा में भी राजेंद्र बाबू जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि आप अपने प्रतिनिधि चुनिए। ये पार्टी, देश और पार्टी जात, धर्म, भाषा, प्रदेश, पैसा, शराब, जात, धर्म, माफिया, गुंडई, भौकाल, इन सब से ऊपर उठिए। आप उनको वोट दीजिए जो आपको प्रॉमिस करें, जिनका चरित्र आप जानते हो कि वह आपके नुमाइंदे बनेंगे और वहाँ पहुंचकर आपकी बात रखेंगे और किसी नए विषय पर आकर के आपसे राय लेंगे। तब कभी कोई गलत कानून नहीं बनेगा। इसके लिए आपको वॉचफुल रहना होगा। ये पिछले 6 साल से हम लोग जो संविधान कथाएं कह रहे हैं, ये सब बातें लोगों को बता रहे हैं, वो इसीलिए कि अगर आपने अपने आँख बंद कर ली और बेसिक मुद्दे से और अपने इंटरेस्ट से भटक गए, आपने अपना प्रतिनिधि चुनने की जगह पर तमाम सारे अन्य आधार पर चुनाव करने, लोगों को वोट देना शुरू कर दिया, तो यही होगा। इसलिए संविधान और केशवानंद भारती का केस आपको आपके जो बेसिक अधिकार हैं और जो बेसिक स्वरूप है देश का, उसको नहीं बदल सकता कोई। लेकिन फिर भी तमाम सारे अहितकर कानून पास कर रही हैं सरकारें, केवल हम लोग सही लोगों को नहीं चुन रहे हैं। इसीलिए आप उदाहरण के लिए मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। बीएन विश्वकर्मा जी ने लिखा, नमस्ते, आप जब आप पटना में थे तो अनिमेश जी के साथ 3-4 बार मिलने का संयोग मिला था। आपने अपनी एक
पुस्तक भी दिया था। अभी आप कैसे हैं और कहाँ हैं, ज़रूर ही आपने इस बुक के बीच कई पुस्तकें लिखी होंगी। इस पर चर्चा फिर करेंगे। अभी ये जो बहुत ज़रूरी बात है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रतिनिधि ऐसे चुनें जो सही कानून बनाएं। मैंने कहा कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे संविधान में सबसे ज़रूरी चीज़ जो गांधी जी चाहते थे, ग्राम स्वराज्य, गाँव को यूनिट बनाना चाहते थे, और उनका सपना था कि अगर गांव खुशहाल हो जाएंगे, गांव अच्छे हो जाएंगे तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा। इसके लिए जब इसको पहले भी मैं चर्चा में कह चुका हूं, लेकिन आपके सवाल से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये एग्जाम्पल हम आज देना चाहेंगे। तो जब पहला ड्राफ्ट लेकर के राजेंद्र बाबू और सब लोग, उस समय गांधी जी जीवित थे, उनकी डेथ 30 जनवरी को हुई, 31 जनवरी को हुई, और 47 में 15 अगस्त को आज़ादी मिल चुकी थी। एक ड्राफ्ट जब तैयार हो गया तो उसको लेकर के ये लोग गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने उसको फेंक दिया, कहा कि हम जिस चीज़ के लिए जीवन भर कोशिश करते रहे वह इसमें कुछ है ही नहीं, ग्राम स्वराज्य के लिए आप लोगों ने कुछ रखा ही नहीं। तो बड़ी मुश्किल से नेहरू जी ने, अंबेडकर जी ने, राजेंद्र बाबू ने, सबने उनको समझाया कि आज जो गाँव की स्थिति है, जिस तरह से उसमें जातीय विभेद है, छुआछूत है, कुछ वर्चस्व है तमाम सारे खास वर्गों का, तो अभी अगर हम ग्राम स्वराज्य दे देंगे या गाँव की सरकारें बना देंगे तो कुछ दबंगों का एक तरह से उनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए अभी हम केवल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम सरकारों या ग्राम पंचायतों के गठन का प्राविधान कर दे रहे हैं। लेकिन ये भविष्य में जब गांव में थोड़ा शिक्षा का स्तर आ जाएगा, समानता की बात और आ जाएगी, जाति पात थोड़ा कम हो जाएगा, तब तीसरे स्तर की गांव पंचायतों का एक सरकार के रूप में गठन किया जाना उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखिए तो ये है। इसीलिए फिर संविधान लागू होने के 43 साल बाद 93 में ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, जिसमें गांव पंचायतें और नगर निकाय हैं, उनको अलग से सरकार का दर्जा दिया गया। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो तीसरे लेवल की सरकार हैं, उनको 29 विषय दे दिए गए हैं, और अगर ग्राम पंचायतों को पूरे 29 विषय ठीक से दे दिए जाएं और गांव के सभाओं, गांव के लोगों को ये बात बता दी जाए कि जो ग्राम के पंचायतें हैं इसमें सारे फैसले सारे गांव के लोगों को लेकर होना है, प्रधान केवल फैसिलिटेटर है, लेकिन सारे फैसले गांव के लोगों को लेना है, वह खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। और साल में 2 बार मीटिंग होनी है जिसमें गांव प्रधान को फैसला करना है, वो मीटिंग होनी ज़रूरी है। और सारे फैसले उस गाँव सारे लोगों को मीटिंग में होना है कि किस विधवा को पेंशन मिलना है, किस गरीब का मकान बनना है, टीचर कैसे अच्छा पढ़ाए, डॉक्टर कैसे आए डिस्पेंसरी में, ये सब सारे लोगों को देखना है, सारे लोगों की फैसला करना है। और अगर प्रधान इसके हिसाब से काम नहीं करता है तो गांव के लोग 2 साल बाद उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये बातें जब लोगों को पता ही नहीं है, किसी गांव में कहीं किसी को बताया नहीं गया, जबकि 93 में ये आ गया संविधान में भी, और सारे प्रदेशों के पंचायत राज अधिनियमों में भी परिवर्तन आ गया, तो वहाँ तक तो नहीं बताया गया, यहाँ भी समझ में आता है। लेकिन ये है, और गांव अब संविधान में सबसे ज़रूरी यह भी प्राविधान आ गया है, ये ग्राम स्वराज्य का जो गांधी जी का सपना था वो पूरा हुआ। और ये भी सच है कि अगर सही तरीके से इसको लागू कर दिया जाए तो एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा। पिछले 17-18 सालों में 8 लाख किसानों ने इस देश में आत्महत्याएं की हैं। अगर जो लोग फांसी के फंदे पे झूल रहे थे आज़ादी के लिए, या जो अपने गोलियां खा रहे थे, वो स्वर्ग में भी अगर कहीं होंगे तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे होंगे, क्या इसी आज़ादी के लिए हमने इतना कुछ किया, जहाँ पे किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ रही हैं। यहाँ तक भी ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम, एक बिल पेश किया 4-5 साल पहले, मतलब एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले, कि अब पंचायती राजों में 2 सेक्शन है, एक तो ग्राम प्रधान और ये व्यवस्था के लिए, और दूसरा न्याय के लिए।
न्याय पंचायत, हर 4-5 गांव सभा को मिलकर के न्याय पंचायत का भी प्रावधान है, वो पंचायती राज अधिनियम में उसी के साथ है। उसका पर्पज़ ये है कि लोगों को त्वरित और जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जब कोर्ट कचहरी में ज़िले में आते हैं तो पीढ़ियां लग जाती हैं फैक्ट फाइंडिंग में, और कई अभी मतलब लाखों लाख मुकदमे पड़े हुए हैं जहां पीढ़ियां गुजर गई हैं, बेटे मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन अभी फैक्ट फाइंडिंग ही नहीं हुआ, गवाहियाँ ही नहीं हुई। न्याय पंचायतें इसीलिए बनाई गई कि वहाँ सब लोग सब कुछ जानते हैं, फैक्ट सबको पता है। तो एक ट्राइब्यूनल टाइप का है जो न्याय पंचायत का गठन उस ट्राइब्यूनल के रूप में होता है। कई लोग रहते 4-5 हर पंचायत से, और सबको चूँकि सब फैक्ट्स पता हैं तो वो फैसला तुरंत दे सकते हैं। और ज़्यादातर न्याय पंचायतों ने अच्छा काम किया जब जहाँ गठित हुई, लेकिन ज़्यादातर स्टेट्स में न्याय पंचायतें गठित नहीं हुई। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा में ये बिल पास किया गया कि अब न्याय पंचायतों को समाप्त कर दिया जाए। कितना शर्मनाक था ये। चांस की बात है कि विधानसभा में पास होने के बाद वो विधान परिषद में अभी भी लंबित है या वहाँ से विड्रॉ कर लिया गया, लेकिन सरकारें ऐसा करती हैं। तो हमको ऐसे लोगों को चुनना है, गांव के लोगों को, खास तौर से ऐसे लोगों को चुनना है कि जो उनके गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों पर जो लोग वहाँ चुन के जाएं, वो अगर ऐसा कोई प्रपोजल आए तो उसको फाड़ के फेंक दें। उसको पास होने के लिए आके उनसे पूछें कि तुम्हारी क्या राय है। तो जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, गलत लोगों को चुनते रहेंगे या ऐसे लोगों को चुनेंगे जो चुनने के बाद हमारे प्रतिनिधि होने की जगह पे किसी और के गुलाम हो जाएंगे, तब तक यह सब खतरे रहेंगे। तो खतरे तो रहेंगे, उससे हमको सावधान रहना है। इसीलिए मैंने आपके इस सवाल का डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारे फ्रीडम्स हैं, इसके बारे में जो जो रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं उस पर चर्चा करके आज अपनी बात ख़त्म करेंगे। जो बाकी हमारे राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इस पे चर्चा विस्तार से कल करेंगे। क्योंकि न्याय पंचायतों की बात आ गई है और न्याय पंचायतों का जो सिद्धांत है उस पर एक बड़ी अच्छी कहानी है प्रेमचंद की। तो मैंने कहा ना कि जो भी यहाँ पे चर्चाएं होती हैं उसमें संविधान तो है ही, हम भारत के लोगों के एम्बिशंस हैं, और साथ में कुछ कहानियाँ या कविताएं या गज़लें जो इनको और स्पष्ट करती हैं या रीइंफोर्स करती हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो कल वो प्रेमचंद की कहानी भी सुनाएंगे। हो सकता है कल प्रेमचंद की एक नहीं 2 कहानी सुनाएं, क्योंकि लोक सेवक कैसा होना चाहिए, सिविल सर्विसेज में IAS IPS या सेंट्रल सर्विसेज में कैसे लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए, इंटरव्यू में क्या टेस्ट लेना चाहिए, वो प्रेमचंद की कहानी उसके लिए भी अद्भुत है। इसलिए वो हो सकता है 2 कहानी और नहीं तो 1 कहानी तो कल ज़रूर सुनाएंगे। अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। द राइट ऑफ फ्रीडम आर नॉट एब्सोल्यूट। ये जो फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं हैं। स्टेट सिचुएशन को देख करके उन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, सिचुएशन के हिसाब से, अपनी इच्छा से नहीं। जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें कहाँ कहाँ पे रुकावट आ जाती है कि आप किसी के डिफेमेशन नहीं कर सकते हैं, किसी के ऊपर दुर्भावना का आरोप नहीं लगा सकते, दुर्भावना पूर्वक किसी के बारे में कथन नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं बिना फैक्ट्स के। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, कोर्ट ने फैसला किया कोई तो आप उसके खिलाफ अपील तो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते हैं, दुर्भावना का आरोप कोर्ट पे नहीं लगा सकते हैं। डिसेंसी और मॉरलिटी, कोई ऐसी चीज़ आप समाज में नहीं बोल सकते हैं जो डिसेंट ना हो और मॉरलिटी के अगेंस्ट हो। आपका
जो भी फ्रीडम है स्पीच का या एक्सप्रेशन का, वो डिसेंट होना चाहिए और मॉरलिटी के साथ होना चाहिए। इमोरल बातें आप नहीं कह सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, कोई आप ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे जो देश की सुरक्षा और अखंडता के विरुद्ध हो। फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, हमारे जो संबंध दूसरे देशों से अच्छे हैं, आप कोई ऐसी बात नहीं कर सकते हैं जो उसके विरुद्ध हो या उसके अच्छे होने में बाधा आए। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप किसी को उकसा नहीं सकते हैं कि वह कोई क्राइम करे। यह उकसाना आप नहीं, आपके फ्रीडम में आता है कि आपको बोलने की आज़ादी है तो आप किसी को उकसाइए कि वो क्राइम करे। पब्लिक ऑर्डर, आप कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए और सामान्य जो शांति है उस क्षेत्र में, उस शांति को आप भंग करने वाले स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कोई आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं जो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं, उसमें बंधन बनते हैं। इसी तरह से फ्रीडम ऑफ असेंबली है आपका राइट, लेकिन उसमें एक क्वालिफिकेशन है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। असेंबली मस्ट बी पीसफुल, जो असेंबली है वह शांतिपूर्वक होनी चाहिए, विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के होना चाहिए, एंड सब्जेक्ट टू सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस एज में बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और उसमें पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेट कोई भी कंडीशन लगा सकती है। संविधान ही तो कंडीशन लगाता है कि आप बिना आर्म के इकट्ठे होंगे और पीसफुल रहेंगे, लेकिन स्टेट अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगा सकती है। इसी तरह से एसोसिएशन और यूनियन संगठन बनाने की छूट है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, लेकिन वहाँ भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बाय द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक का जो लॉ एंड ऑर्डर है, शांति बनाए रखना है, इसके तहत। मॉरलिटी के तहत आप कोई ऐसा संगठन नहीं बना सकते जो इमोरल काम करे। वो जो संगठन जो भी आप बनाएं, लेकिन इमोरल या गलत काम के लिए या गलत विचारों के लिए आप नहीं बना सकते हैं। और सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की एकता और अखंडता के विरोध में कोई संगठन नहीं बना सकते, तो ये वहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसी तरह से मूवमेंट का, हर व्यक्ति को पूरे देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं स्टेट को द्वारा जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ जो लोग ट्राइबल्स रह रहे हैं, उनकी जो जीवन शैली या पद्धति है वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी स्टेट रिस्ट्रिक्शंस कर सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इसीलिए किया गया। जैसे कश्मीर में अब तक सेटलमेंट और लैंड प्रॉपर्टी एक्वायर करने की रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुए तो अब कश्मीर में वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए तमाम सारे कंडीशंस हैं, और वो हैं इसकी वजह से, ताकि वो उनका जो स्ट्रक्चर है, जो हिल्स का और वो सब वो बना रहे, या जो जंगलों का। तो इन सब चीज़ों को बड़े गहराई से ध्यान में रख करके ये रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन में ही जब इनको डिस्कस किया गया तो उनके साथ वो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, इसमें भी वही रिस्ट्रिक्शंस हैं। दिस राइट्स एंड बी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द स्टेट इन रेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। और जो लास्ट है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, इसमें भी सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सब्जेक्ट टू एनी लॉ
लेइंग डाउन क्वालिफिकेशंस फॉर कैरिंग ऑन प्रोफेशन, जो मैंने उसी समय कहा था कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है अगर वो गवर्नमेंट तय करती है तो फिर उस क्वालिफिकेशन का होना चाहिए। जैसे अगर ये क्वालिफिकेशन तय है कि अगर किसी को डॉक्टर होना है तो ये डिग्री होनी है, ये इंजीनियर होना है तो ये डिग्री होनी है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम भारत के नागरिक हैं और हमको हर प्रोफेशन करने का अधिकार है, इसलिए मैं डॉक्टर प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा या इंजीनियर हो जाऊंगा। तो उसके लिए संविधान ने ये रिस्ट्रिक्शन कर दिए कि क्वालिफिकेशन सरकार तय कर सकती है टेक्निकल ऑक्यूपेशन के लिए, और enabling the state itself to carry on any trade or business to the exclusion of the citizens। सरकार तय कर सकती है उस काम को देखते हुए एक बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन, या अगर सरकार ये चाहती है कि अगर हम इसको प्राइवेट हैंड्स में देंगे तो खतरा हो जाएगा, ये सरकार के हाथ में होना चाहिए। तो सरकार फिर उन प्रोफेशंस को या उन बिजनेसेस को दूसरे लोगों के हाथ में नहीं बल्कि सरकार खुद कर सकती है, बाकी लोग ना करें। सरकार जैसे माइनिंग, ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट, जैसे रेलवेज है, कोई कहे कि हम भी रेलवे चलाएंगे, लेकिन पब्लिक वेलफेयर के लिए सबका इसमें देखभाल हो, तो इसलिए अभी तक बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज भी होना शुरू हुआ है, लेकिन सरकार जब तक चाहे इसको पब्लिक वेलफेयर के लिए अपने हाथ में रख सकती है, वो दूसरों से मतलब ओपन करने की जगह पे अपने हाथ में रख सकती है। तो ये रिस्ट्रिक्शन है, ये मोटे मोटे तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमने चर्चा किया, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं दो वो आज चर्चा किया। बाकी विस्तार से कल चर्चा होगी। कृष्ण कन्हैया वर्मा जी लिखते हैं कि मेरे विचार से कार्यक्रम का एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 5 से 6:15 बजे तक ठीक है। उनका विचार है कि 6:15 बजे तक उचित है। आप लोग अपनी राय दीजिएगा। 6:30 बज रहा है, तो आज मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। कल फिर 5 बजे मिलेंगे। कल जो मौलिक अधिकारों का शेष भाग है उन चारों पे चर्चा करेंगे, और बहुत अच्छा रहा। आज तो बहुत नए नए लोग आए और बहुत खूब लोगों ने रुचि लिया। वीरेंद्र विकास जी लिख रहे हैं बहुत ज़रूरी है, सभी लोग इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आज़ाद बाबू त्रिपाठी जी हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत ज़रूरी है। सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ये जो बात डिस्कशंस हो रहे हैं वो बहुत अच्छी हैं। राकेश शरण मिश्रा जी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है, अच्छा है। संविधान की बहुत सुंदर जानकारी आप दे रहे हैं। काश हिंदुस्तान के वोटरों को आपकी बात समझ में आती। धीरे धीरे आएगी ना, एक साथ नहीं आएगी। ये काम स्विच की तरह से नहीं होगा। जैसे आज़ादी का आंदोलन हुआ तो उसके लिए 90 साल लगे। अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, हम लोगों के इस दूसरी आज़ादी की लड़ाई में हो सकता है ये संवैधानिक जानकारी ही दूसरी आज़ादी का आंदोलन है। इसमें समय लगेगा, हो सकता है 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन ये होना है। तो फिर उसी बात के साथ कि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। आपसे फिर एक बार आग्रह, अगर आपके नॉलेज में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई छोटा भी हो, एक रिक्शा वाला भी हो, कोई भी हो, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई किसान है, अगर वो किसान है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसकी हमें बताइएगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। आप उसके बारे में थोड़ा सा लिख करके भेजिएगा। और ऐसा व्यक्ति अगर उसके पास फ़ोन है, फ़ोन नंबर दीजिएगा, तो बाकी लोग भी उससे बात कर सकते हैं, उसका भी हौसला बढ़ेगा। तो अच्छे लोगों का यहाँ पर एक न एक फूल कह लीजिए, सुमन कह लीजिए, जुगनू कह लीजिए, उनकी चर्चा रोज़ सुबह होगी, क्योंकि जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़ कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश धरा को जगमगाना है। आप भी ढूंढिए, हमें बताइए, ताकि सब लोग उसके बारे में जानें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर कल मिलेंगे शाम को 5 बजे। आपका इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।